तो किसी ने बताया कि 2 मिनट पहले बस निकल गई है। अब बच्चा पहले तो रो ही रहा था, अब उदास भी हो गया और ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि स्कूल भी नहीं जा पाएगा। फिर डैडी ने सोचा इसकी तो बस निकल गई, लेकिन मैं तो टाइम पे पहुँचूँ। और वो तेज़ गति से वापस घर की ओर चले तो रास्ते में एक स्कूटर वाले से थोड़ी खरोंच लग गई और पट्टी बंधवानी पड़ी। घर आए, बच्चे को तो छोड़ दिया, अपना स्कूटर निकाला और जल्दी से किक लगाई, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी 5-6 रेड लाइट आती थी रास्ते में, और बहुत तेज स्कूटर दौड़ाया तो भी पहुंचने में 9:15 बज गए। उनके बड़े साहब सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे मैंने तुमको 9:45 बुलाया और तुम 9:15 आए, ऐसी लापरवाही। अच्छा कागज़ तो दिखाओ जो मैंने दिए थे। अब वो स्कूटर की डिक्की ढूंढ रही हैं, जेबें ढूंढ रही हैं, कागज़ भी नहीं है। अब अपनी चेयर पे जाके बैठते हैं और मन में सोचते हैं कि पता नहीं आज किसका मुंह देख करके दिन की शुरुआत की थी, सब उल्टा उल्टा हो रहा है। सारा दिन ऑफिस में भी उदास रहे और शाम को जब घर लौटे तो घर में भी सन्नाटा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। अब जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि आपसे सवाल पूछा जाएगा, सुबह सुबह कुछ घटनाएं घटी थी। पहली घटना ये घटी कि बच्चे ने चाय गिराई, दूसरी घटना ये घटी कि डैडी ने डांट लगाई, तीसरी घटना ये घटी कि जब वो वापस लौट रहे थे तो एक स्कूटर वाले ने थोड़ी सी खरोंच लगाई, और चौथी घटना ये घटी कि जब वो अपने ऑफिस में पहुँचे तो साहब को उनका देरी से पहुँचना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने भी आंख दिखाई। आउट ऑफ दीज विच वन इज मोस्ट प्रोमिनेंट, जिसके कारण उनका सारा दिन खराब हो गया, उदास रहे, चिंतित रहे। जिनको भी उत्तर आता है प्लीज रेज योर हैंड्स। भाई साहब ही बताएंगे, हमारे चीफ गेस्ट आज के। भाई साहब बताइए। चाय गिरने के बाद प्रतिक्रिया क्या थी? क्या प्रतिक्रिया थी? क्रोध आ जाना। आप में से कितने लोग इस बात के लिए सहमत हैं? मेजॉरिटी सहमत नजर आ रही हैं। किसी और का कोई और विचार हो तो वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा क्रोध कारण है, प्रतिक्रिया जो क्रोध के रूप में हुई वो सारा दिन बिगड़ने का कारण है। लेकिन किसी के मन में कोई और बात भी हो सकती है, आवश्यक नहीं कि सब एक ही मत वाले हों। हाँ भाई साहब बताइए। हाँ, बच्चे के लिए जो थोड़े से, हाँ वही बात है, क्रोध कहिए। हाँ भाई साहब पीछे। हाँ भाई साहब, टाइम मैनेजमेंट के बिगड़ने का भी कोई कारण है? टाइम मैनेजमेंट बिगड़ी क्यों? अब हम इस कहानी को थोड़ा सा चेंज करके सुनते हैं तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे। जब बच्चे ने चाय गिराई तो डैडी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, जब मैं आपकी आयु में था तो मैंने तो चाय के प्याले भी तोड़े, तुम तो बहुत अच्छे हो, सिर्फ चाय गिरा के ही काम पूरा कर लिया। और बेटा अभी तक तुम अकेले चाय पी रहे थे, अभी हम दोनों के लिए चाय बनेगी, हम इकट्ठे चाय पिएंगे। इतनी देर में दोबारा चाय बन के आती है और डैडी सूट बदल करके आते हैं, बच्चा और डैडी इकट्ठी चाय पीते हैं और फिर खुश मूड से डैडी बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, मेन रोड पे जाते हैं, बस सामने खड़ी हैं, बच्चा बैठता है, डैडी को टाटा करता है, डैडी शांति से वापस आते हैं, अपने कागज़ लेते हैं और धीरे धीरे स्कूटर चलाते हैं। फिर भी 9:45 से 5 मिनट पहले ऑफिस में पहुंचते हैं। साहब उनकी पीठ थपथपाते हैं, मीटिंग होती है और सारा दिन वो बहुत हैप्पी मूड में गुजारते हैं। शाम को जब लौटते हैं तो बच्चा दौड़ करके डैडी के पाँव से लिपट जाता है और हम जानते हैं कि बच्चे जब इतने खुश होते हैं तो हमारी थकान तो उतर ही जाती है। तो डैडी का सारा दिन बहुत आनंद में जाता है। पिछली स्टोरी में और इस स्टोरी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्रोध का ही अंतर है।
भाई साहब बताएंगे। भाई साहब जो गर्दन हिला रहे हैं, शांति मिल गई है। हाँ बिल्कुल पीछे जो बैठे हैं भाई साहब, तनाव, क्रोध, ये तो भाई भाई हैं, जब एक आता है तो दूसरा आ ही जाता है। हाँ जी, तो तनाव के बारे में आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं, इससे बहुत सारे रोग लगते हैं, संबंध बिगड़ते हैं, हड्डी से लेके चमड़ी तक के रोग होते हैं। तनाव के बारे में कुछ एल्यूजन हैं, भ्रांतियां हैं। ये 8 भ्रांतियां हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। पहला एल्यूजन है कि जब भी तनाव होगा तो आपको एक डॉक्टर आकर के बताएगा कि आपको तनाव है, लेकिन डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं, आप खुद ही खुद को जज कर सकते हैं। जैसे ही नेगेटिविटी आई, सिर में भारीपन आया, आपको पता पड़ जाता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ और मुझे तनाव है। कुछ लोग मानते हैं कि तनाव रोज के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि हम भारत के लोग अपने पूर्वज देवी देवताओं की जीवन कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें मालूम है कि हमारे देवी देवताओं ने तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन उन्हें कभी तनाव नहीं हुआ। दुर्गा जी ने कितने राक्षसों को मारा, मारती भी हैं और मुस्कुराती भी हैं। श्री कृष्ण जी ने कालिया दहन किया और उनके फन के ऊपर खड़े होकर के नृत्य भी किया और बंसरी भी बजाई। श्री राम जी ने लंका में अनेक राक्षसों का संहार किया, लेकिन संहार करते हुए भी उनके चेहरे पे कितनी सौम्यता है, जिसके दर्शन करके हमें भी बड़ा आनंद आता है। और भी अनेक देवी देवताओं की कहानियों में हम सुनते हैं कि भले ही वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कान भी बरकरार है। तो ये रोज के जीवन का हिस्सा नहीं है। तनाव शब्द का पहली बार डॉक्टर हंसले ने 1930 में प्रयोग किया। हमारी डिक्शनरी में पहली बार 1930 में तनाव शब्द प्रयोग हुआ और उसके बाद ये निरंतर बढ़ता ही चला गया। तनाव का ओरिजिन इस 20वीं और 21वीं सदी का है, इससे पहले तनाव शब्द ही नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि पीक पे पहुंचने के लिए तनाव की आवश्यकता है। ये मान लिया कि आप तनाव से पीक पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 100% का सवाल है कि क्या आप तनाव के साथ उस पीक पर ठहर पाएंगे? क्या केवल पहुंचने से काम चल जाएगा? हमें ठहरना भी तो है, और ठहरने के लिए हमें क्या चाहिए? शांति, एकाग्रता, प्रेम, समायोजन, संगठन। हम एक छोटी सी स्टोरी फिर सुनते हैं। एक परिवार में एक इकलौता बेटा है और माता पिता चाहते हैं कि ये बच्चा बहुत ऊंचाइयां छुए। वो उसको बहुत अच्छे स्कूल में डालते हैं, उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ घर में अरेंज करते हैं। अलग कमरा है, कंप्यूटर है, बाइक है, और बच्चे को कहते हैं बेटा तुम कोई चिंता नहीं करना, सिर्फ तुमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और बच्चा भी मन लगा के पढ़ता है, हर बार अपने स्कूल को टॉप करता है, और ऐसे करते करते बच्चा MBA कर लेता है। इतनी पढ़ाई के दौरान एक तो बच्चे को ये सिखाया गया कि बेटा अपने नोट्स किसी के साथ शेयर मत करना, शेयर करोगे तो दूसरा तुमसे आगे चला जाएगा। और दूसरा, उसे इतनी फ्रीडम दी गई है कि वो रात को कितने बजे सोता है, कितने बजे खाता है, क्या खाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं है। कभी वो जूते सिराने रखता है और कभी वो किताबें पाँव की तरफ रखता है, कभी वो रात को 12 बजे उठ के खाता है और कभी दिन में 12 बजे सो जाता है। उसे पूरी स्वतंत्रता है, इसलिए कि ये केवल पढ़े पढ़े और पढ़े। लेकिन अब इस ब्रिलियंट बच्चे की एक कंपनी में प्लेसमेंट हो जाती है और ये 25 साल का नौजवान एक कंपनी का CEO बन जाता है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि, पेरेंट्स को बधाइयाँ मिलती हैं, बच्चा भी बहुत खुश है। और इसका पैकेज भी साल भर का 24 लाख का है।
तो सर्वत्र खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये बच्चा जब पहले दिन ज्वाइन करता है तो ये देखता है कि मेरे नीचे लगभग 100 सुपरवाइज़र हैं और 1000 वर्कर हैं। अब वो जो सुपरवाइज़र हैं इसे लगता है कि खुश नहीं है, कुछ मेरे बारे में अनर्गल बातें कर रही हैं, कुछ बैकबीटिंग कर रही हैं, कुछ को मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ कि अनुभवहीन बच्चा इतनी बड़ी सीट पे बैठ गया, ये क्या करेगा। कुछ और बातें भी वो सुनता है जिन्हें अपने प्रतिकूल पाता है और घर में आकर के उदास होके बैठ जाता है। तो मदर पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं है, क्या तुम्हारी सैलरी अच्छी नहीं है। तो बच्चा कुछ नहीं बोलता और मम्मा सोचती हैं कि इतना बड़ा बेटा हो गया, अब इसे एक बराबर का साथी चाहिए, तो बच्चे की मैरिज कर दी जाए। और मैरिज के लिए भी बहुत ब्रिलियंट लड़की ढूंढी जाती है, इकलौती बेटी है, उसने भी MBA किया हुआ है, सिर्फ जॉब नहीं करती है वो। और पेरेंट्स सोचते हैं कि इसके बराबर का एक मित्र मिलेगा तो ये अपनी बातें शेयर करेगा और हम जिम्मेवारी से फ्री हो जाएंगे। शादी हो जाती है, वो घर में आ जाती हैं, ये ऑफिस में जाता है, ऑफिस की टेंशन जारी है। और जब घर में आता है तो घर में आके फिर टेंशन है क्योंकि उसको पर्दे पसंद नहीं है और वो आते ही कहती है कि अभी अभी पर्दे चेंज करो, मेरी मनपसंद चीज़ जब तक मुझे नहीं मिलेगी मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं अपने मायके जाती हूँ, जब मेरे अनुकूल सेटिंग हो जाए उसके बाद मुझे बुला लेना। अब 100 लोगों की टेंशन ऑफिस में और घर में ये एक अकेली सो जैसी। अब ये बच्चा क्या करे। और इसके चेहरे पे फिर उदासी आती है। इसका एक मित्र आता है, मित्र कहता है, अरे तुम उदास, इतनी बड़ी सफलता तुमको जिंदगी में मिली फिर भी तुम उदास, चलो मैं तुमको जन्नत के दर्शन कराने ले चलता हूँ। हाथ पकड़ता है और ये मजबूर होके उसके पीछे चल पड़ता है। और आपको पता है ना, आधुनिक युग के जन्नत खाने, जहाँ जाके थोड़ा सा लाल पानी पियो और जन्नत के दर्शन हो जाते हैं। अब इस बच्चे का मन तो पहले ही कमज़ोर है, ना ऑफिस में ये शांति से रह पाता है ना घर में, और शरीर अब गलना चालू होता है। 28 की आयु में इसे पहला अटैक आता है, 31 में दूसरा और 35 में तीसरा, और राम नाम सत्य हो जाता है। इतना ब्रिलियंट बच्चा, इसका भविष्य धूमिल क्यों हो गया? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये दौड़ा, स्ट्रेस में दौड़ा। आजकल की पढ़ाई बड़ी स्ट्रेस वाली है, लेकिन उसमें हमें पेरेंट्स मदद करते हैं, वो बैकअप करते हैं और हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? हम पीक पे पहुंच गए, हमें ऊंची जॉब मिल गई, अब पेरेंट्स तो अपना हाथ खींच लेंगे और अब केवल और केवल हमारे कंधों पर जिम्मेवारियां हैं। उन जिम्मेवारियों को बटाने वाला कोई भी नहीं है। हमारे चारों तरफ ईर्ष्यालु लोग हैं, बैकबीटिंग करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई भी हमारे अंतर मन को समझने वाला नहीं है। हमसे एक्सपेक्टेशन बहुतों को है, बीबी के अलग एक्सपेक्टेशन है और परिवार के लोगों के अलग एक्सपेक्टेशन है। अब ये कमाता है, ये बहुत अमीर हो गया है, लेकिन हमारे दिल पे क्या गुजर रही है उसको केवल हम जानते हैं। बोझ बहुत अधिक है, कंधे बहुत कमज़ोर हैं, और धीरे धीरे वो जो पीक है हमारे लिए, वो पीक ही एक समस्या बन जाती है। हमारी जिम्मेवारियाँ, हमारी सराउंडिंग हम पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि हम अपनी शांति और सुकून खो बैठते हैं। जो चीज़ सुखदायी थी वही चीज़ हमारे लिए दुखदायी बन जाती है, और धीरे धीरे हम शांति खोजते खोजते ऐसी घटिया चीज़ें, ऐसी नेगेटिव चीज़ों से बंध जाते हैं कि वो हमारे लिए जानलेवा सिद्ध होती हैं। इसका मूल कारण ये है कि हमारी उड़ान केवल एक पंख की है। हमारे पास एक पंख है और वो पंख है भौतिक उपलब्धियों का, धन का, एजुकेशन का, डिग्री का और पद का। लेकिन एक दूसरा पंख जो उड़ान में मदद करता है वो है शांति, सुकून, आत्मिक बल, आंतरिक बल, स्टेबल होने की जो आध्यात्मिक विधि है मेडिटेशन, उसका बल। वो पंख है ही नहीं। एक पंख से कोई परिंदा उड़ान नहीं भर सकता।
एक फलक से कोई कैंची किसी चीज को काट नहीं सकती, और एक पांव से कोई व्यक्ति माइल्स की दूरी तय नहीं कर सकता। हमारे 2 पांव होने चाहिए। 2 पांव चलते ही हम सब अनुभवी हैं। एक पांव जमीन पे रहता है, शरीर का भार उठा लेता, और दूसरा ऊपर उठ के रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद रिलैक्स पांव को हम जमीन में रखते हैं, वो भार उठाता है और दूसरा पांव ऊपर उठ के रिलैक्स हो जाता है। और इस तरह से चलते चलते हम कितने ही माइल्स चलते हैं, फिर भी रिलैक्स रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अपना एक पांव ऊपर बांध ले और केवल एक पांव से उछलते हुए चले, कितनी दूरी तय करेगा? हांफेगा, बैठेगा, आराम की जरूरत पड़ेगी, और जहां पहुंचना चाहता है या तो बहुत देर में पहुंचेगा या पहुंचेगा ही नहीं। क्या हमने आज ऐसा ही नहीं कर रखा? अपना एक पांव हमने ऊपर बांध रखा है और योजना ये बना रखी है कि इस पांव को तब खोलेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। यही ना जिंदगी का जो टफ टाइम है, जब हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें अपने परिवार की जिम्मेवारियां निभानी हैं, पेरेंट्स की जिम्मेवारियां निभानी हैं, सामाजिक कार्यों में भागीदार बनना है, उस समय हम एक पांव से दौड़ लगाना चाहते हैं। हमारे पास फुर्सत नहीं है आराम की, मेडिटेशन की, भीतर झांकने की, आंतरिक बल की ओर देखने की, ईश्वर की ओर देखने की। बस एक पांव से दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी बार आंफते हैं, कितनी बार फिसलते हैं, कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार हताश, निराश, उदास होते हैं। और फिर बल की जरूरत पड़ती है तो बाह्य बल, या तो क्रोध का सहारा लेते हैं, या ब्लेम गेम खेलते हैं, या किसी से रूठ जाते हैं, या कहीं से सहयोग का हाथ खींच लेते हैं। अब हमारे पास समय नहीं, हम तुमको सहयोग नहीं देंगे, भले वो कितना भी अनिवार्य सहयोग था। या फिर ड्रग्स यूज करते हैं, नींद की गोलियां यूज करते हैं। इन तरीकों से हम अपनी चाल को तीव्र करना चाहते हैं, लेकिन ये तरीके फिर हम पे भारी पड़ते हैं और हमारी चाल को पुनः पुनः और धीमा कर देते हैं। इसलिए अगर हम पीक पे पहुंचना चाहते हैं तो उसका एक ही साधन है, दोनों पांव से चलिए। और वो दूसरा पांव कौन सा है? आध्यात्मिकता का पांव, नैतिकता का पांव, मूल्यों का पांव, मेडिटेशन का पांव। उसे उस समय नहीं खोलना है जब हमारी सारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएंगी, जब हम निवृत्त होकर के चारपाई पर बैठ जाएंगे। उस समय उस पांव को खोल के क्या करेंगे? फिर उन दोनों पांवों से क्या करेंगे? दौड़ तो पूरी हो गई, उनकी जरूरत अब है। इसलिए ये जो इल्यूजन है कि हम पीक पे पहुंच सकते हैं तनाव से, इस भ्रम को तोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि तनाव का संबंध हमारी फिजिक्स से है, बॉडी से है, इसलिए थोड़ा अच्छा पहनने को मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छा घूमने को मिले तो तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन हम सब अनुभवी हैं, अनेक पार्टीज में जाते हैं, घूमने के प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ रहते हैं, तब तक उस स्ट्रेस को भूले रहते हैं, वापस लौटते हैं तो मीटर वहीं आ जाता है। जैसे ही हम अपने ऑफिस में अपनी सीट पे जाते हैं, तनाव का मीटर वहीं मिलता है। इसलिए